हेलो बच्चा पार्टी पलटन, क्या हाल चाल है सभी के? सभी को नमस्कार। तो आज है आपका वेक्टर का पार्ट 7 और पार्ट 7 के अंदर आप लोगों को पता है कि हम लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर एक बार डिस्कस कर ली थी। अगर आप चाहें तो पूरे जो बाकी के लेक्चर्स हैं उन्हें एक बार रिवाइज कर सकते थे, क्योंकि आपको बहुत टाइम मिल गया था बीच में। तो जितना आपने पढ़ाई कर ली है, क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन करें? तो पलटन यस में जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो मैं आपका होस्ट दोस्त, आपका फिजिक्स मेंटर प्रिंस यागी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अध्याय की। आज का जो पार्ट है यह है आईटी नीट 11 फिजिक्स वेक्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि यही क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आएंगे। इसका मतलब ये होता है कि इसी तरीके के या इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मेरी इंस्पिरेशन तो देखिए ये है, आपकी इंस्पिरेशन क्या है वो आपको पता है। जय हो नींद करोली वाले का। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। थोड़ा दिमाग लगाएं, दिमाग लगाने के साथ इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करें। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज हाफ दैट ऑफ बी। कहने का क्या मतलब है? कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो आर मैग्नीट्यूड है, मतलब आर वेक्टर है, वो ए प्लस बी का रिजल्टेंट है। क्लियर? तो इसके अलावा एक और बात बोल रखी है इन्होंने कि सर जो ये आर है ये परपेंडिकुलर है किसके? ए के साथ। और दूसरा इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो इसका मॉड्यूलस है, वो बी मॉड्यूलस के हाफ है। क्लियर है? वो बी मॉड्यूलस के हाफ है। अगर हम ध्यान से देखें तो आर वेक्टर ए वेक्टर, यहां से मैं दो बातें निकाल सकता हूं और दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा तुम्हारे ही आगे। देखो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो यही तो कह रहा है कि तुम्हारे पास एक वेक्टर है ए, तुम्हारे पास एक वेक्टर है बी और तुम्हारे पास एक वेक्टर है आर। और यहाँ पे जो वेक्टर बन रहा है बेटा वो उसकी वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। यहाँ पे बेशक अभी मैं 90 नहीं दिखा पाया, लेकिन इन दोनों के बीच में कितना है? 90। तो या तो आपको पता है कि आप लोगों ने एक फॉर्मूला यूज किया था, tan बीटा इज इक्वल टू कितना? बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर है? अब आपको बता रखा है कि बीटा की वैल्यू कितनी है भाई? 90 है। तो साइन 90 सॉरी tan 90 इक्वल टू कितना? बी साइन थीटा अपॉन में कितना? ए प्लस कॉस बी कॉस थीटा। अगर आप लोगों को पता हो तो साइन 90 को हम अनडिफाइन या इंफिनिटी के नाम से जानते थे। अगर ये इनडिफाइन और इंफिनिटी है तो मैं कह सकता हूं कि 1/0 लिख सकता हूं। और 1/0 लिखते ही मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कर दूं। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे। भाई इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा, इसको इसके साथ। तो ध्यान से देखें तो आखिर में क्या आएगा? a प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना? 0। और यहां से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? इट विल बी व्हाट? a अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी। या तो एक तरीका ये, या दूसरा तरीका क्या है मेरे बच्चे कि आपको पता है कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर तभी हो सकते हैं जब उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो? 0। तो मैं लिख सकता हूं कि आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना? 0। अब आर की जगह कितना लिख सकते हैं? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी डॉट ए कितना आ गया? 0। अब आप ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, मतलब ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करो, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो। तो ध्यान से देखें तो कितना आएगा? ए डॉट ए मतलब ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना? 0। हाँ, अब a डॉट बी को जब हम खोलेंगे तो कितना आएगा बच्चे? a डॉट बी को जब मैं खोलूंगा तो ये आएगा ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 0। a कॉमन लेके लिख सकता हूं कि a प्लस बी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई माइनस ए अपॉन बी। तो देखो या तो आप कॉस थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो, नहीं तो cos थीटा की वैल्यू आप वहां से निकाल लो। जहां से आपका मन करे आप cos थीटा की वैल्यू को निकाल सकते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई?
अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम चीजों को देखते कि एक्चुअल वे में हमें करना किस तरीके से। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मेरे पास वो फिनोमिना है, मेरे पास ये फिनोमिना, मैंने यहाँ पे लगाया आर इक्वल टू एडिशन का जो आपको फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, आर की जगह कितना आ जाएगा b/2, और स्क्वायर आ जाएगा कौन सा सर, अंडर रूट वाला। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की जगह हम कितना लिख सकते हैं, माइनस a/b। समझ आ रही है बात, सीधी सीधी चल रही है। तो ए वो बी से बी कैंसिल हो गया, यहाँ पे वैल्यू देखो ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, तो ये इधर आएगा, कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर अपॉन में कितना 4, यहाँ पे डायरेक्ट करा है, बी स्क्वायर अपॉन 4 कर दिया, और यहाँ पे कितना बचा, ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, माइनस ए स्क्वायर, वैल्यू कितनी आ गई सर, कुछ ऐसा आएगा 3b स्क्वायर अपॉन में कितना 4 इक्वल टू कितना ए स्क्वायर। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी अंडर रूट 3b/2, तो ये ए की वैल्यू है। क्लियर है। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल सा काम कर सकते हैं। वो सिंपल काम क्या है कि cos थीटा को आपको पता है कि माइनस ए अपॉन बी की वैल्यू आई थी, तो मैं चाहूं तो बी की वैल्यू ए की जगह रख सकता हूँ और ए की वैल्यू बी की जगह रख सकता हूँ। तो मैंने ए को उठाया और यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये कितना आया, अंडर रूट 3/2 बी अपॉन बी, तो कैंसिल हो गया। अब ध्यान रखना cos थीटा की वैल्यू माइनस रूट 3/2 तभी आती है जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 150। बेटा अगर ना पता हो ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ना सीख लो, यही आपके काम आएगा, इसके अलावा और कुछ काम नहीं आने वाला। देख लो सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग चली, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने आपको केवल तरीका बताया। या तो आप इस तरीके से निकाल लो थीटा की वैल्यू, मतलब cos थीटा की वैल्यू, या आप इस तरीके से निकाल लो, जो आपको इजी लगे वो निकाल सकते हैं। आधे बच्चों को ये समझ नहीं आता कि cos और ये साइन मतलब डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सिग्निफाई करते हैं, या फिर आपने जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, एंगल कैसे निकालते हैं, वो यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्या देखेंगे, सिंपल क्वेश्चन करो, खुद करो, पॉज करो, मे भी कर पाओ। तो यहाँ पे क्या बोला है, ए वेक्टर एंड द बी वेक्टर मेक्स एन एंगल cos इनवर्स 5/9 with each other, then a plus b is equal to under root a minus b for a under root nb. The integer value of n is, आप लोगों से बहुत सिंपल चीज पूछी है, तो आपको दोबारा से वही काम करना है। बच्चे आप देखो ना, मैं आपको केवल इतनी बात बताना चाहता हूँ, जब इस तरीके से क्वेश्चन आए तो मेनली जो इनके अंदर वैल्यूज गिवन है, मतलब जो इनका कोई कंडीशन गिवन है, जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे कंडीशन गिवन है, तो आप इस कंडीशन को ध्यान से देखेंगे, आप इस कंडीशन को ध्यान से समझेंगे, और यही कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो यही कंडीशन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, अंडर रूट ए प्लस बी इक्वल टू, सॉरी ए प्लस बी का मॉड्यूलस इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट 2 और मॉड्यूलस ए माइनस बी। तो आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे दो वैल्यूज को हम लोग क्या कर पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे प्लस और माइनस कर रहे हैं, तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दी, मेरी मर्जी भाई। जैसे ही स्क्वायर करूंगा तो लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू कितना, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो यहां से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यूज तुम्हारे पास है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, इसे सॉल्व करना स्टार्ट करो। जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 2a स्क्वायर
टू बी स्क्वायर माइनस 4ab cos थीटा। क्लियर है मेरे बच्चे? आप ध्यान से देखें तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है, इस वैल्यू को यहां पे पहुंचा दो तो ये कितनी आ जाएगी 6ab cos थीटा बराबर 6ab cos थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस का इधर आएगा तो इधर क्या रह जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक की वैल्यू आप लोगों ने निकाल ली। अब आप दूसरा वाला पार्ट देखो तो आपके पास क्या है कि a इक्वल टू एन बी है। भाई मॉड्यूलस है ना, मॉड्यूलस का लिए होता ही किस काम के लिए, या तो अगर माइनस का साइन होगा तो प्लस बना देगा, प्लस का साइन होगा तो माइनस बना देगा, ऐसा कुछ है नहीं। अगर यहाँ पे माइनस का है तो उसे हमेशा पॉजिटिव रखेगा, मॉड्यूलस का यही मतलब है। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो कितना आएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर बी स्क्वायर या फिर ए इक्वल टू एन बी। तो मैं दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, मैं एक ही जगह भी पुट कर लेता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे बड़ा लिख दिया ना, चलो बड़ा हटा दे, मैंने यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट करी। क्या क्या पुट करी, 6ab cos थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 6nb स्क्वायर cos थीटा विल बी इज इक्वल टू कितना, यह आएगा n स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? अब आप ध्यान से देखो, b स्क्वायर अगर आप सब जगह से निकालो तो ये कैंसिल हो सकता है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हम लोग एक चीज नोटिस कर पा रहे कि cos थीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है। भाई थीटा की वैल्यू कितनी है, cos इनवर्स 5/9, तो यहां से cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी 5/9। तो मैं इसे डायरेक्टली यूज कर सकता हूं यहाँ पे। जब मैं इसे डायरेक्टली यूज करूंगा तो 6n इंटू 5/9 अपॉन में n स्क्वायर प्लस 1, 3 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3। मेरी बात क्लियर हो गई? अब सब कुछ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे निकालनी क्या है, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n निकालनी है, और इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n की टर्म्स में ही हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी है। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चे, यहाँ पे आएगा 10n इज इक्वल टू कितना, 3n स्क्वायर प्लस 3। अब इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो 3n स्क्वायर माइनस 10n और प्लस 3। अब आप लोगों को पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो पहला और लास्ट टर्म होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो मिडिल टर्म में आना चाहिए, और जो चीज बाद का प्रोडक्ट बनाएंगे वही माइनस या प्लस करके मिडिल टर्म आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा होगा कि 9 भी आ जाए और ऐड करने पे 10 भी आ जाए। तो मैंने ध्यान से देखा कि जब मैं इसे -9 माइनस n प्लस 3 लिखता हूं तो -9 इंटू 1 9 हो गया, प्लस मतलब प्लस 10 हो गया, और मल्टीप्लाई करने में कितना हो गया 9। चलो सॉल्व करो तो वैल्यू कितनी आएगी, n-1 n-3। क्लियर है? आप लोग यहां से ध्यान से देखेंगे 3n-1 और n इक्वल टू 3। तो भाई इंटीग्रल वैल्यू पूछिए तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, n की वैल्यू यहां से आ गई 3। कितनी आ गई, 3। तो 3 इज योर आंसर। इजी है बहुत ज्यादा, चीजों को जितना हार्ड तरीके से लेके चलोगे ना कभी कुछ समझ नहीं आने। बैक टू बेस रखा करो कि हाँ यार फोकस रखो कि मुझे जाना का है। देखो पिछले क्वेश्चन में भी हमने एक चीज देखी थी कि जो जो चीजें गिवन थी हमने उन्हीं से आंसर निकाल लिए, जैसे परपेंडिकुलर ये सब वहां पे रिटन लिखा था, यहाँ पे डायरेक्टली दे रखा है। तो ऐसी चीजों को पकड़ा करो ताकि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इस क्वेश्चन को समझो, ये तुमसे कहना क्या चाहते, पॉज करोगे या खुद करोगे, टाइम तो देखो दूंगा नहीं। बोला है 3 vectors OP, OQ and the OR each of magnitude A are acting as shown in the figure. The resultant of the 3 vector is AX. The value of X पूछा भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगर हम लोग बात करें, एक सर्कल है दिख रहा होगा, सर्कल के ऊपर पॉइंट है Q P R, और यहाँ पे O, और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे ये है 90 डिग्री, ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है 45 डिग्री, इतना कुछ है अगर आप लोगों को दिखना है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि इसने बोला है कि इन तीनों का रिजल्टेंट, मतलब ये जो 3 वेक्टर हैं सबका रिजल्टेंट AX आया, इसके अकॉर्डिंग तुम्हारे अकॉर्डिंग कुछ भी आ सकता है। अब आपसे पूछा है द वैल्यू ऑफ एक्स,
जब इस तरीके के क्वेश्चन आए तो अपने दिमाग में कुछ बातों को ठहरा लेना कि यार एडिशन करना है, लेकिन एडिशन को इतनी जल्दी करो कि आपका टाइम बचे। मैं ध्यान से देखना चाहूं तो मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है OQ और दूसरा वेक्टर है OP। अगर यहाँ पे 90 डिग्री है और आप लोगों को बोल रखे हैं दे आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड द मैग्नीट्यूड इज गिवन एज A, अगर गिवन में ना होता ना तो आपको पता है कि सर्कल का जो रेडियस होता है वो इक्वल होता है। तो अगर ये भी A है ये भी A है तो ये वाला कितना हो गया, ये हो गया A√2। पता है ना कैसे निकाला भाई, डायरेक्टली निकाला ना मैंने यहाँ पे RQP का रिजल्टेंट निकाला। तो RQP का रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करूंगा भाई, A² प्लस A² और बाकी का पार्ट कितना हो गया था 0, तो बाकी का पार्ट 0 हो गया तो 2A², वैल्यू कितनी आ गई √2A। क्लियर है मेरी बात, समझ आई? अब ध्यान से देखो, इन दोनों को मैं अगर हटा दूं तो यहाँ पे इसका रिजल्टेंट आया √2A। अगर ये √2A इसका रिजल्टेंट यहाँ पर आया है और इसका थर्ड वेक्टर इस तरफ रखा है OR और इसका रिजल्टेंट कितना है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है A। आपको पता है कि ये कितने डिग्री एंगल बना रहा है, ये बना रहा है 90। कैसे भाई, 90 का बाइसेक्शन करा तो 45 डिग्री एंगल पे था, ये 45 ये 45, ये कितना हो गया 90। अब ध्यान से देखो इन दोनों का फाइनल रिजल्टेंट कितना आएगा। सर फाइनल रिजल्टेंट निकालना तो और भी इजी, √2A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। तो यहां से कितना आ गया, यह आएगा 2A² प्लस A² विल भी कितना √3A। तो बेटा आपने जो रिजल्टेंट निकाला है वो आया है √3A, जो उसने रिजल्टेंट बोल रखा था वो बोल रखा था AX। तो हम लोग कह सकते हैं कि कंपैरिजन करने के बाद X की वैल्यू कितनी आ गई, X की वैल्यू आ गई √3। कितनी हो गई मेरे बच्चे, √3। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करो, मे भी तुम्हें समझ आ जाए। इजी क्वेश्चन है, इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है कि देयर आर 3 वेक्टर समथिंग रिटन इन द फॉर्म ऑफ ij और एक इक्वेशन दे रखी है। मैंने बोला ना जब कभी इक्वेशन मिले तो झपट पड़े, ये सर दिस इज योर इक्वेशन, तो इसे पकड़ लो भाई। जैसे ही आप लोगों को इक्वेशन मिल रही है आपका काम खत्म हो गया, आपने डायरेक्टली वो इक्वेशन निकाली A.B×C। क्लियर है? और इस इक्वेशन के साथ छेड़खानी स्टार्ट करिए। अच्छा एक बात बताओ, ये इक्वेशन बेसिकली तुम्हें कह रही है, ये बता रही है कि B×C का आपस में क्या है, आपस में क्रॉस प्रोडक्ट है, और बाकी एक वेक्टर मान लो वो एक वेक्टर मान लो, इन दोनों का क्या निकाल लोगे, डॉट प्रोडक्ट। अगर मैं चाहूं तो B×C निकाल सकता हूं। तो देखो B×C, तो अगर B×C की वैल्यू आए तो B पता है C पता है, निकालते कैसे, डिटर्मिनेशन से या मैट्रिक्स IJK। क्लियर है? तो यहां पे मैंने IJK मैट्रिक्स बनाई थी, तो B की वैल्यू कितनी रखोगे यहाँ पे, -1 4 and 3। यहाँ पे कितनी रखेंगे, -8 -1 और 3। ये करना आता है? अगर ना आता हो तो बेटा प्रीवियस क्लासेस जितनी हुई उन्हें देख लो, चीज समझ आ जाएगी। अगर चाहे तो कैसे निकालते, सर i कैप लिखते हैं ऐसे, इसे हाइड कर लेते हैं। 3 × 4 कितना हो गया 12, और 12 + 3 कितना हो गया 15। क्लियर है? माइनस करना होता है। -j की बारी आई तो इसे हाइड कर लो, तो 3 × -1 -3 -8 × 3 +4। तो यहां पे कितनी वैल्यू लिखोगे, -3 + 4। क्लियर? फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ कितना आता है k वेक्टर। k वेक्टर की बात करें तो यह आएगा -1 × -1 विच इज इक्वल टू कितना, +1। तो +1 + 32। तो देखो B×C की वैल्यू कितनी आ गई, इट विल बी 15 i कैप -21 j कैप एंड 33 k कैप। बेटा मेरे पास ये B×C आया, ए की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी लिखी है। ए की वैल्यू कहाँ है, ए की वैल्यू ये रही। तो इस ए की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, मैं इस ए की वैल्यू को उठाऊंगा
और बी के साथ, बी क्रॉस सी के साथ क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो बेटा जब इस वैल्यू को पुट करना चाहो तो ध्यान से देखो, इसका -1 मतलब -x 15 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 15x, वो भी किस में, माइनस में। आपको पता है ना आई डॉट आई सारी वैनिश हो जाते हैं। -21 को -6 के साथ करोगे तो -21 इंटू -6। फिर आगे देखो थोड़ा सा, 33 को कितना करोगे -6 इक्वल टू कितना कर दोगे 0। तो ये आ रही है -15 इंटू प्लस 122 -66। क्लियर है? 122 नहीं, 126 इक्वल टू 0 हो जाता है ना, रटके नहीं आते ना बच्चे, तुम्हारे सामने करते हैं। तो ये हो गया -15 इज इक्वल टू कितना, अप्रॉक्स 60। तो -60 उधर गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, इट विल बी 4, क्योंकि x माइनस हो गई थी। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे, 4। क्वेश्चन जब भी आए चीज एक ध्यान रखो अपने दिमाग में कि जो कंडीशन, जो वैल्यू, जो आपकी प्रोमिनेंट चीज गिवन है उसे पकड़ लो। जैसे यहाँ पे ये गिवन था, पीछे वाले पार्ट में कुछ और गिवन था, उस पर वर्क स्टार्ट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बाकी तो तुम्हें पता है प्रोसेस कैसे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो, अच्छा क्वेश्चन। और मैं बताऊं, ये अभी जस्ट क्वेश्चन आया था, ये आया था जेई में, जेई मेंस में 2024 में, अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया हो तो। जे या फिर जिसने ट्राई करा हो, ये जेई मेंस 2024 में आया था। क्वेश्चन कहता क्या है कि एक वेक्टर है, अब सपोज करो लेट द वेक्टर बी v, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो a के बराबर है, मतलब जो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, a के बराबर। तो 3i कैप प्लस 4j कैप। और दूसरी बात, वो पैरेलल है b के, मतलब ये जो v वेक्टर है ये पैरेलल है b के। अब आप लोगों को पता है कि जब पैरेलल की बात आती है तो हम डॉट प्रोडक्ट पे चले जाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूं जो मे बी आप लोगों को आगे भी ध्यान दे। अगर इसकी रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो तुम सबको पता है कितना है, 9 + 16 कितना आ गया भैया, 5। इसका मैग्नीट्यूड मुझे मिल गया, v का मैग्नीट्यूड मुझे मिल गया, कितना आ गया, 5। अब सोच के देखो, जब पैरेलल की बात हो रही है तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, ये करो वो करो, सब चीजें ना थोड़ा दिक्कत करती है। अब इन्होंने बता रखा है कि v वेक्टर को हम लिख कैसे सकते हैं, इन्होंने बोला the x and the y component of this vector in the first quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये वाला जिसमें सब कुछ पॉजिटिव हो जाए, पता है ना इतनी बात। तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो x की वैल्यू इसमें दे रखी है, नहीं दे रखी, तो x i कैप प्लस कितना कर सकते हैं, 3j कैप। अच्छा यहां भी एक शॉर्ट ट्रिक बनाए करने के लिए, आप इसे बहुत लंबे मेथड से ले जाएंगे। इन्होंने बोला है कि इसका मॉड्यूलस कितना है, 5, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5। x की वैल्यू गिवन नहीं है, y की वैल्यू गिवन है। तो बेटा सोच के देखो कि मैं मॉड्यूलस क्या करूं कि 5 आ जाए। तो मैं बता रखा है कि 3 4 5 ये एक नंबर है जिसे बोलते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट वो होते हैं जो पाइथागोरस के अंदर ट्राइंगल, राइट हैंड ट्राइंगल को सेटिस्फाई करते हैं साइड को। जैसे 5 का स्क्वायर कब बना था, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू कितना हो गया था, 5 अंडर रूट में। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू कितनी है, 4 है। x की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब कहोगे सर ये तो तुक्का हो गया, अगर हमें नहीं पता चल रहा कि वैल्यू निकालनी कैसे, तो कैसे निकालेंगे। अब एक बात मेरी समझना, तुमसे कहा गया कि 2 वेक्टर थे, एक वेक्टर था a, एक वेक्टर था b। तो दूसरा एक वेक्टर आया जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर था, इसके, और जो पैरेलल किसके था, इसके। तो तुम्हें कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि जो v वेक्टर की बात चल रही है, जो v वेक्टर की बात चल रही है वो प्रोजेक्शन है, वो प्रोजेक्शन है किसका, प्रोजेक्शन ऑफ a ओवर b। अरे मतलब मैं लिख सकता हूं a वेक्टर डॉट b ये, और मेरा आंसर आ जाए।
है ना, इससे मेरा आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली निकाल दोगे तुम इस आंसर को। तो आप या तो प्रोजेक्शन से निकाल लो, या आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर यूज कर लो, कॉमन सेंस यूज कर लो, जो आपको भगवान ने गिवन करी। और मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम के अंदर ना अपना कॉमन सेंस यूज करें। इसका क्या है रीजन? इसका रीजन ये है कि वहां पे आपको टाइम बचाना है। अगर आप टाइम बचा गए तो आपका काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसे ट्राई करके देखो। ये क्या कह रहा है? द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड द बी वेक्टर is R1. On reversing the vector B, the resultant become R2. कितना सिंप्लीफाई क्वेश्चन बेटा, इससे सिंपल क्वेश्चन मुझे नहीं लगता अभी तक तुम लोगों ने करा होगा। ये तुमसे कहता है कि भाई दो वेक्टर है A प्लस बी के नाम। अब जब इनकी रिजल्टेंट की बात होती है तो रिजल्टेंट कितना है? R1। क्लियर है? ऑन रिवर्सिंग द वेक्टर B, एक वेक्टर इधर बन रहा है तो इसे रिवर्स करोगे तो किधर जाएगा सर? इधर जाएगा। और इधर जाने वाले का क्या मतलब है? माइनस वी। सिंपल कहानी। तो यहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स करा है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया? R2। क्लियर है? अगर मैं ध्यान से देखना चाहूं तो मुझे एक लाइन समझ आ रही है। वो लाइन क्या है? अरे रे 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 रे, शिट, एक सेकंड। मुझे एक सिंपल लाइन समझ के आई थी कि R1 इज इक्वल टू कितना? a प्लस बी। और R2 का क्या मतलब था? a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो आप लोगों से पूछा है कि R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यूज निकालनी है। तो अगर मैं इस वाले की वैल्यू की बात करूं तो आप लोग क्या करेंगे? देखो, आप यहां से निकालेंगे R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज नथिंग बट द वेक्टर एडिशन फॉर्मूला, r इक्वल टू अंडर रूट। तो r का अंडर रूट उठा के इधर लिया है। अगर इसे ध्यान से देखें तो ये क्या होगा? R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बेटा ऐड कर दो इन्हें। अगर मैं इन दोनों को ऐड करने लगूं तो भाई ये माइनस हो जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 2a2 प्लस 2b2 का स्क्वायर। यही तो होगा। नहीं समझ आया? अरे 8a स्क्वायर को दो बार ऐड कर रहे हो, b स्क्वायर को दो बार ऐड कर रहे हो, तो जब ऐड करा तो यही तो वैल्यू आएगी। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। यही तो प्रूव करना था। तो सर मुझे मेरा आंसर मिल चुका है, विच इज इक्वल टू कौन सा? फोर्थ वाला। क्लियर? क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं। जो मेन पॉइंट है उस पर पहुंच जाओ। जैसे यहां से शुरुआत करूं तो मेन पॉइंट कौन सा हो गया? ऑन रिवर्स से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शायद इससे इजी क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और आंसर गलत टिक कर देगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं भाई? ये सिंपल कहानी बोल रहा है। तो मैंने अभी तक क्या बताया कि सर पकड़ लो जो आपका कंडीशन गिवन। मैंने कंडीशन देखा, p वेक्टर इक्वल टू p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर। मतलब बहुत सिंपल बात है, p और q का क्रॉस वेक्टर जो आया है वो r वेक्टर आया है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि भाई कोई वेक्टर है p नाम का, कोई वेक्टर है q नाम का, और इन दोनों का आपने मल्टीप्लीकेशन करा है। तो मल्टीप्लीकेशन कुछ ऐसे हो रहा है भाई, मल्टीप्लीकेशन कुछ ऐसे हो रहा है। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो r की वैल्यू आएगा वो कहाँ जाएगा भाई? अंदर की तरफ जाएगा, है ना? मतलब ये इसके साथ भी 90 डिग्री है, ये इसके साथ भी 90 डिग्री है। तो मतलब ये दोनों तो एक प्लेन में है ना, ये दोनों एक प्लेन में। कुछ इस तरीके से समझ लो कि ये p है, ये q है, ये p है, ये q है, और इसके साथ कौन जुड़ रहा है? r। कौन जुड़ रहा है? r। तो इसका मतलब p r p के भी परपेंडिकुलर है, r q के भी परपेंडिकुलर है, r दोनों के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं r इज परपेंडिकुलर टू p प्लस q।
ये नहीं हो सकता क्योंकि डॉट की बात ही नहीं चल रही। आर इज परपेंडिकुलर टू क्यू पी, और आप लोगों को पता है कि पी क्रॉस क्यू इज नेवर इक्वल टू क्यू क्रॉस आर। ये एंटी कॉम्यूटेटिव होता है, कॉम्यूटेटिव नहीं होता। तो लास्ट वाला पार्ट भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप लोगों से कहने लगे कि एक से ज्यादा ऑप्शन को टिक करके जाओ, तो आप पहले वाला और थर्ड वाला दोनों को टिक कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड को दोनों को टिक कर सकते हैं। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, थोड़ा दिमाग लगाएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं सॉरी, ये क्वेश्चन भी जेई में आया ना। मेरी बातों पे विश्वास हो तो गूगल चलाना आता है, कि स्मार्टफोन है, प्रॉपर नेट भी होगा, क्योंकि आजकल सस्ता नेट मिल रहा है, तो सबके पास रोज का 1 GB 1.5 GB 2 GB 3 GB आ रहा। अगर बढ़िया नेट है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, तो कृपया करके काम करें, क्वेश्चन सर्च कर लेना। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, चीजों का हमने देखा। मैंने आप लोगों से कहा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहां पे इतना कुछ गिवन नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पूछिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ध्यान से देखो, आप लोगों को अपने दिमाग में आज एक बात डालनी है। वो बात क्या है कि इन दिस वर्ल्ड टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब वो दोनों एक ही प्लेन में मिलेंगे, वो दोनों एक ही प्लेन में मिलेंगे, उनका प्लेन ही नहीं कभी अलग होने वाला। कहने का एंगल कोई भी हो, लाइक सपोज करो मैं तुमसे कहता हूं कि एंगल ये है तुम्हारा ए वेक्टर, ये वेक्टर है तुम्हारा बी, तो ये दोनों ऐसे रहेंगे, किसी भी एंगल पे जा सकते हैं। सपोज करो एंगल सी, लेकिन सी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास नहीं है, हमारे पास ये कंफर्म है कि दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर रहे। ध्यान से देखना, अब मैंने क्या करा, इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव कर दिया। कैसे? ए वेक्टर के साथ मैंने जोड़ के लिख दिया ये, और प्लस बी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर। मेरी बात समझ आ गई सभी को? तो आप लोग यहां से एक बात को अपने दिमाग में मद्देनजर रख सकते हैं, वो क्या है कि भाई ए क्रॉस बी मतलब ए क्रॉस बी, सपोज करो कोई प्लेन में क्रॉस बी लिखा है, और आप लोगों से कह दिया कि उसके साथ ए का डॉट प्रोडक्ट कर दो। अच्छा, इसे ओपन करके देखो जरा, जैसे ही इसे ओपन करोगे तो तुम्हारे दिमाग में क्या बात आएगी कि ये भी सेम प्लेन में, वो भी सेम प्लेन में। आई मेरी बात समझ? कि वो भी सेम प्लेन में है, ये भी सेम प्लेन में है, मतलब ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट जाने वाला है वो कहां जाने वाला है सर? ऊपर 90 डिग्री पे। लेकिन ए की वैल्यू तो ऐसे है ना, मतलब 90 डिग्री, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ए के साथ भी 90 डिग्री बना रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट बी के साथ भी 90 डिग्री बना रहा है। और तुमको पता है कि जब मैं इन दोनों को ओपन करूंगा और cos 90 की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो कितनी आएगी? 0। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 0। ये दोनों वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 0। हेंस आंसर इज 0। जिस बच्चे को ना समझ आया हो वो अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डाले। मेरे बच्चे, मेरे लाल, एक बात बता, अगर दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता है वो दोनों वेक्टर एक प्लेन में रहेंगे, लेकिन उनका रिजल्टेंट हमेशा इसके अपोजिट रहेगा। इनका रिजल्टेंट हमेशा इसके अपोजिट रहेगा। अपोजिट वो ऊपर भी हो सकता है, अपोजिट वो नीचे भी हो सकता है, मतलब परपेंडिकुलर होगा। तो ये दो वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर रहेगा, तो ये ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है। अगर डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। मेरी बात समझ आ गई? चलिए हम थोड़ा आगे की तरफ चले, और हम लोगों ने क्या देखा? हमने देखा मेरे दिल की एक बात सुनो।
यहाँ पे कितना सिंपल क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने लिखा है, बोलता है कि डायरेक्ट वैल्यू है तो तुम्हें क्या करना है, दोबारा सारी वैल्यू पकड़नी है, ये रिलेशन पकड़ लेना है, इफ कंडीशन है इफ। तो आप लोगों को पता है कि भाई ठीक है आपका काम खत्म हो आप जो, तो ये लिखा है P क्रॉस Q इज इक्वल टू Q क्रॉस R। अब आपको पता है ये दोनों एंटी क्या है, एंटी क्यूमेटिव। तो आप ध्यान से देखो कि मैं इसे ध्यान से खोलना चाहता हूं, तो क्या होगा P क्रॉस Q माइनस Q क्रॉस सॉरी P इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। चीजों को ध्यान से पढ़ के देखें तो तुम्हें पीछे बताया कि P क्रॉस Q इज इक्वल टू माइनस Q क्रॉस P, क्योंकि एंटी कॉम्यूटेटिव है। क्या है, एंटी कॉम्यूटेटिव। तो अगर ये एंटी कॉम्यूटेटिव है तो ये वाली लाइन जो मैंने लिखी है वो इक्वल सेम है। यहां पे अगर ध्यान से देखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि इसकी जगह P क्रॉस Q प्लस P क्रॉस Q इज इक्वल टू 0। तो आप लिख दो 2P क्रॉस इंटू Q। इस वैल्यू को ओपन करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2PQ साइन थीटा एन कैप इज इक्वल टू कितना 0। सारी वैल्यू 0 में चली जाएंगी तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी रह जाएगी 0। और साइन थीटा की वैल्यू 0 कब आती है, सोच के देखो, साइन थीटा की वैल्यू 0 कब आती है, सोचो मेरे बच्चों सोचो। अरे भाई तुमको पता है कि साइन 0 की वैल्यू जब शुरू होती है तो साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है और साइन 180 -1 होता है। पता है क्या बच्चों, पता है। चलो ये तुम्हारे लिए छोड़ा, अगर तुम्हें इसकी वैल्यूज पता है तो तुम आंसर निकाल लो। सारी वैल्यू 180 360 270, इसका आंसर तुम लोग बताओगे। चलो आगे इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा टाइम लो और थोड़ा टाइम लेने के बाद चीजें ना समझ आए तो हमसे बताएं। पॉज कर लो, पॉज पॉज। हुआ है नहीं, चलिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों को पता है कि इसमें कुछ बातें दे रखी हैं, जैसे y कंपोनेंट की वैल्यू 2√3 और ऊपर कुछ दे रखा है। चलो आप लोगों को केवल इतनी बात पकड़नी थी। हम लोगों ने देखा कि एक वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में, एक वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में। अब उसने कह रखा है कि y के साथ वो वेक्टर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्लियर है? और उसके y कंपोनेंट की वैल्यू मतलब vy की वैल्यू कितनी है 2√3। आप लोगों को पता है कि जब हम vx को लिखते हैं vy को लिखते हैं तो अपने अकॉर्डिंग चीजों को लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ना बच्चों के दिमाग में क्या बात रहेगी कि सर x के साथ हमने cos थीटा देखे, y के साथ हमने sin थीटा देखे, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दी, जहां एंगल इंक्लाइन होता है वही cos थीटा होता है। तो आप vy की वैल्यू कुछ इस तरीके से लिखते हैं, v और cos 30। तो यहां से आप cos 30 की वैल्यू 2√3 कितना आएगा v इंटू √3/2। तो √3 से √3 कैंसिल, v की वैल्यू कितनी आ गई 4। यदि v की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई तो आप v की वैल्यू 4 उठा के कहीं और पुट कर सकते हैं। कैसे, आप चाहें तो इसे 60 बना के निकाल लो, मतलब vx को या तो इस तरीके से निकाल लो कि ये v cos 60 है, या फिर इसका दूसरा तरीका है कि आप निकाल लो v sin 60 है, सॉरी sin 30 है। नहीं समझ आया भाई, मैं तुम्हें बार बार चेता रहा हूं कि
x का मतलब cos थीटा नहीं होता, y का मतलब साइन नहीं होता, ये दिमाग का भ्रम हटा लो। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, ये लिख सकते हैं 4 इंटू 1/2, तो इट विल बी कितना, 2। तो आपका आंसर कितना आ गया मेरे लाल, 2 आ। क्लियर है इतनी कहानी सभी को? हाँ या ना?